हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डी के सक्सेस पॉइंट पर। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ परमाणु की संरचना, जो कि कक्षा 9 का पाठ 4 है विज्ञान का। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा यहाँ पर आपको चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ए टू जेड आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप इस प्रकार से पूरा चैप्टर कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। और इसी तरीके से मैं सीरियल वाइज, जैसे कि ये चौथा लेसन है आपका, इससे पहले 3 लेसन के वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करते ही पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पर शुरू करते हैं परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना क्या है, इसकी खोज किसने की, और पूरा ये चैप्टर आपका इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। इसी तरीके से आपका एक चैप्टर एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट कर रखा है। आप एक वीडियो में एक चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे। इसी तरीके से जो भी आपकी 18-20 घंटे की जो भी क्लास रहेगी, उसमें आपके 18-20 घंटे में पूरी आपकी कक्षा 9 की साइंस कवर कर दी है। तो आप आसानी से अपना कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो परमाणु की संरचना है, परमाणु में सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज सर्वप्रथम जे थॉमसन द्वारा सन 1897 ईस्वी में उनके इनके दौरान हुई। ठीक है, इसकी कोई प्रॉपर इसके लिए खोज नहीं की गई, एक जो क्रिया है वो करते समय इसकी खोज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जिसे एक विसर्जन नलिका में कराया गया था। विसर्जन नलिका कठोर कांच से बनी होती है। यह एक लंबी बेलनाकार नली है जो दोनों सिरों से बंद तथा 2 धातु इलेक्ट्रोडों से जुड़ी होती है। अर्थात उसका हमने चित्र बना रखा है, आप भी अपनी कॉपी में बना सकते हैं। आप यहाँ पर अपने नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर इसे कई बार रैपिड फायर वीडियो देख के आप इसे याद कर सकते हैं, या फिर इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसकी ये नलिका का जो चित्र है, वो आपका ये चित्र भी बनाने को आता है आपके एग्जाम में। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। ये 2 इसके इलेक्ट्रोड हैं, एक तो कैथोड, एक एनोड, जो कि एनोड पॉजिटिव है, कैथोड यहाँ पर नेगेटिव है। यह निर्वात पंप है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर प्रतिदीप्त यहाँ पर ये लगा हुआ है, नीचे से यहाँ पर ये धारा प्रवाहित की जा रही है, उच्च वोल्टेज दिया जा रहा है। चित्र है कैथोड किरण विसर्जन नलिका का। इसके आगे देखते हैं, तो आगे यहाँ पर इसी की व्याख्या आपको लिखना है कि कैसे कैसे आपने इसे बनाया है। जब आप इसे समझ जाएंगे, या फिर इस थ्योरी को आप समझ लीजिए या इस चित्र को समझ लीजिए, दोनों में से किसी एक को समझ गए तो ये पूरा आप आसानी के साथ कर लेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर बताया गया है कि बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाता है। ठीक है, ये कैथोड है, जो कि जो माइनस है उसके साथ यहाँ पर टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि धन टर्मिनल के साथ जुड़ा इलेक्ट्रोड एनोड कहलाता है। प्रयोग के दौरान दोनों इलेक्ट्रोडों को एक उच्च वोल्टता के स्रोत से संयोजित कर दिया जाता है, अर्थात बांध दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है, जिससे आवश्यकता अनुसार नलिका में दाब कम किया जा सके। विसर्जन नलिका में वायु या कोई अन्य गैस भर दी जाती है। इस प्रकार उपकरण समायोजित करके प्रयोग करने पर निम्नलिखित प्राप्त किए गए। तो इसका नंबर डालेंगे 1, इसमें लिखेंगे अत्यंत उच्च वोल्टता, अर्थात यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 वोल्टता के साथ, वोल्ट के साथ की विद्युत धारा को विसर्जन नलिका में एक वायुमंडल के सामान्य दाब पर प्रवाहित करने पर वायु से होकर विद्युत का प्रवाह नहीं हो सका, क्योंकि वायु विद्युत का एक अत्यंत दुर्बल चालक होता है। इसके साथ ही पॉइंट दूसरा है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, पुनः विसर्जन नलिका के भीतर दाब को निर्वात पंप की सहायता से धीरे धीरे घटाया गया। विद्युत विसर्जन पुनः कराने पर नलिका में विद्युत का प्रवाह प्रारंभ हो गया। परिणाम स्वरूप नलिका के भीतर प्रकाश उत्सर्जित होने लगा।
तीसरा पॉइंट आप यहाँ पर डालेंगे, प्रकाश का उत्सर्जन नलिका के भीतर दाब घटाकर 0.001 मिमी Hg करने पर रुक गया। कैथोड के सामने की और विसर्जन नलिका की दीवार हरे प्रकाश से चमकने लगी। इस हरे प्रकाश को प्रतिदीप्त कहा जाता है। खोज के दौरान यह पाया गया कि यह एक प्रतिदीप्त कैथोड से उत्सर्जित किरणों के नलिका की दीवार पर टकराने से उत्पन्न हुई थी। इसे कैथोड किरण कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है कैथोड किरणों के गुणधर्म। तो यहाँ पर देखेंगे कैथोड किरणों के महत्वपूर्ण गुणधर्म निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है कैथोड किरणें कैथोड की धातु से अथवा विसर्जन नलिका में भरी गैस से उत्सर्जित होती हैं। दूसरा पॉइंट है कैथोड किरणें सदैव सीधी रेखाओं में चलती हैं। तीसरा पॉइंट है कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनती हैं। इन कणों को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, जो आपका फोर्थ पॉइंट रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, जब कैथोड किरणें धात्विक सतह से टकराती हैं तो ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। जो पांचवा इसका पॉइंट है वो है कैथोड किरणें धातु की अत्यंत पतली भेद कर निकल जाती हैं। जो इसका छठवां पॉइंट है कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट अथवा फिल्म पर धब्बे छोड़ती हैं। और जो इसका सातवां पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है वो है, जब कैथोड किरणें धातुओं जैसे टंगस्टन कॉपर आदि की सतह से टकराती हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान तथा आवेश की गणना। अर्थात किसी परमाणु में उपस्थित वह मौलिक पदार्थिक कण जिस पर विद्यमान ऋण आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम को इकाई ऋण आवेश माना जाता है तथा जिसका नागण्य द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg होता है, जो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश अपान द्रव्यमान अनुपात अर्थात इलेक्ट्रॉन अपान द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए इसके आवेश E को द्रव्यमान m से विभाजित किया जाता है और ये इसका यहाँ पर सूत्र रहेगा E/m बराबर जो रहेगा 1/6 × 10⁻⁻19 कूलाम बटे 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम बराबर यहाँ पर आएगा 1.76 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। ये इसका सूत्र है, आप इसे याद कर लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो यहाँ पर जर्मन वैज्ञानिक यूगेन गोल्डस्टीन ने छिद्र युक्त कैथोड का प्रयोग किया। अब यहाँ पर देखेंगे परमाणु की संरचना। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन किस तरह व्यवस्थित हैं, इसके लिए वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं प्रस्तावित की, जिन्हें परमाणु मॉडल कहा गया। थॉम्सन का परमाणु मॉडल। तो थॉम्सन ने कहा, थॉम्सन के अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले के तरबूज के बीज की भांति धंसे रहते हैं। तो इस प्रकार से बताया थॉम्सन ने कि इस प्रकार से जिस प्रकार से तरबूज रहता है उस प्रकार से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इस प्रकार से जैसे आपने तरबूज में उसके बीजे को धंसा हुआ देखा होगा, उसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से तरबूज का जो धनावेशित जो गोला रहता है वो रहता है। तो यहाँ पर ये थॉम्सन का मॉडल है। थॉम्सन ने बताया कि इस प्रकार से जो है वो रहता है। यहाँ पर जो इसके पॉइंट हैं, थॉम्सन ने प्रस्तावित किया कि
पॉइंट नंबर 1 है परमाणु धन आवेशित गोले से निर्मित है और इलेक्ट्रॉन इसमें धसे रहते हैं। ठीक है, तो बताया कि थॉम्सन के अनुसार जो परमाणु है वो धनावेशित गोला है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि ऋणात्मक व धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप में उदासीन होता है। ये यहाँ पर थॉम्सन का कहना है। थॉम्सन परमाणु मॉडल की कमियाँ, इनकी यहाँ पर कौन सी कमियाँ रह गई हैं तो वो हम यहाँ पर अभी देखेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि इस परमाणु मॉडल में कुछ कमियां हैं। ये कमियां इस प्रकार हैं, जैसे कि थॉम्सन अपने परमाणु मॉडल का कोई प्रायोगिक सत्यापन प्रस्तुत नहीं कर सका। जो थॉम्सन वैज्ञानिक थे उन्होंने यहाँ पर कोई भी इसका प्रायोगिक सत्यापन प्रस्तुत नहीं कर पाए। दूसरा है वह रदरफोर्ड तथा अन्य वैज्ञानिकों द्वारा परमाणु संरचना के संदर्भ में किए गए प्रयोगों को अपने परमाणु मॉडल द्वारा स्पष्ट करने में सफल रहा। तो ये इनकी कुछ कमियां रह गईं। अब यहाँ पर देखेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना जानने के लिए रेडियम से प्राप्त एल्फा कणों को सोने की अत्यंत पतली पन्नी पर लगाया। उन्होंने सीधे रेखा में जाते हुए एल्फा कणों के सोने की पतली पन्नी से टकराने के उपरांत उन कणों की दिशाओं का प्रेक्षण किया। यह अनुमान था कि एल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणुक कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि एल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी होते हैं, इसलिए उन्होंने इनका अधिक विक्षेपण किया। आशा नहीं की थी। सोने की पतली परत से टकराए रदरफोर्ड को आश्चर्य हुआ कि ये कण प्रकीर्णित हो गए तथा उन्होंने एल्फाइड की परत चढ़ी हुई वृत्ताकार स्क्रीन पर चमकदार दीप्ति, जिसे प्रस्फुरण कहते हैं, उत्पन्न की। रदरफोर्ड प्रकीर्ण प्रयोग के प्रेक्षण। तो यहाँ पर लिखना है आपको, इससे निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त हुए। जैसे कि यहाँ पर है अधिकांश एल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। सेकंड नंबर है कुछ एल्फा कण मूल पथ से विभिन्न कणों पर विक्षेपित हो गए। तीसरा है प्रत्येक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 12,000 कणों में से एक कण टकराकर अपने मार्ग में वापस लौट गया। प्रेक्षण से प्राप्त निष्कर्ष। एल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग के प्रेक्षण के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम दिए। तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने कहा परमाणु का अधिकतर भाग रिक्त है, क्योंकि अधिकतर एल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। इस रिक्त भाग को उसने अतिरिक्त नाभिकीय भाग कहा। सेकंड है बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्फा कणों पर धनावेश होता है तथा परमाणु के अंदर भी किसी स्थान पर धनावेश उपस्थित होगा, जिसके प्रतिकर्षण बल से एल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं। यहाँ पर इसका थर्ड पॉइंट है लगभग 12,000 कणों में से एक कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुआ था, अर्थात अपने मार्ग में वापस लौट आता है। रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल के गुण। तो रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल के गुण कौन कौन से हैं? इस मॉडल के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं, जैसे कि परमाणु दो भागों से मिलकर बना है। ये भाग नाभिकीय तथा अतिरिक्त नाभिकीय कहलाते हैं। सेकंड है नाभिक परमाणु के केंद्र में स्थित होता है तथा अतिरिक्त नाभिकीय भाग द्वारा घिरा रहता है। तीसरा है परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार अत्यंत छोटा होता है। चौथा है परमाणु द्रव्यमान नाभिक के कारण होता है। सभी प्रोटॉन
तथा न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं। इसका जो 5वां पॉइंट है, नाभिक पर धन आवेश उसमें उपस्थित प्रोटॉन के कारण होता है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इसका 6वां पॉइंट होता है, सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अतिरिक्त नाभिकीय भाग में विद्यमान होते हैं। और इसका 7वां पॉइंट है, अतिरिक्त नाभिकीय भाग में उपस्थित इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते हैं, ये नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में अनुदिश तीव्र गति से घूमते हैं। 8वां पॉइंट है, प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण नाभिक का कुल धन आवेश अतिरिक्त नाभिकीय भाग में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों के ऋण आवेश विद्यमान होते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की सीमाएं या कमियां, तो इनकी जो परमाणु का जो मॉडल दिया, इन्होंने सिद्धांत दिया, उसमें क्या कमियां रह गई। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को मैक्सवेल ने अपने विकिरण सिद्धांत के आधार पर चुनौती दी। तो यहाँ पर जो बताया है इनकी कमियां, जैसे कि इनका जो पहला पॉइंट है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व को स्पष्ट नहीं कर सका। सेकंड है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल यह भी स्पष्ट नहीं कर सका कि परमाणु में अतिरिक्त नाभिकीय भाग में इलेक्ट्रॉन का विकिरण किस प्रकार होता है। तो ये इन्होंने बताया, इनका ये चित्र है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये सर्पिलाकार गति से यहाँ पर ये इन्होंने बताया गति करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये नाभिक है, तो यहाँ पर बताया है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि जो बोर का परमाणु मॉडल है, तो सन 1913 में नील्स बोर ने परमाणु में अतिरिक्त नाभिकीय भाग में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के संदर्भ में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत की प्रमुख अभिग्राहितियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है, किसी परमाणु के अतिरिक्त नाभिकीय भाग में इलेक्ट्रॉन सुस्पष्ट वृत्ताकार मार्गों में चक्कर लगाते हैं। इन वृत्ताकार मार्गों को कक्षा कहा जाता है। सेकंड है, ये वृत्ताकार कक्षाएं ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोश भी कहलाती हैं। तीसरा है, इन ऊर्जा स्तरों को उनमें उपस्थित ऊर्जा के आधार पर KLMNO डैश या फिर 1 2 3 4 5 प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, चौथा पॉइंट है, इन ऊर्जा कोशों की ऊर्जा का क्रम इस प्रकार होता है, K से बड़ा L होता है, L से बड़ा यहाँ पर M होता है, M से बड़ा N होता है, N से बड़ा O होता है। इसी तरीके से सिलसिला चलता है। इसमें भी 1 से बड़ा 2, 2 से बड़े 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5 रहता है। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है, किसी कक्षा में चक्कर लगाने के दौरान इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का ह्रास अथवा अवशोषण करने की स्थिति में नहीं होते हैं, अतः इनकी ऊर्जाएं स्थिर रहती हैं। अतः इलेक्ट्रॉनों के लिए ये ऊर्जा अवस्थाएं स्थिर अवस्थाएं भी कहलाती हैं। इसके बाद देखते हैं बोर परमाणु मॉडल की सीमाएं अथवा कमियां। तो बोर परमाणु जो इनका मॉडल है की निम्नलिखित कमियां रहीं, जैसे कि यह मॉडल परमाणुओं के संयोग से बनने वाले अणुओं की बनावट अर्थात ज्यामिति के बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सका। सेकंड नंबर है, बोर सिद्धांत के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक सुस्पष्ट वृत्ताकार मार्ग अर्थात कक्षा का अनुसरण करते हैं और बाद में हुए अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि इलेक्ट्रॉन का पथ निश्चित नहीं हो सका। ये प्रकृति में प्रायिक होते हैं, ना कि निश्चित। इसके बाद आ जाते हैं न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन देख लेते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित वह मौलिक पदार्थिक कण जिसका द्रव्यमान 1.675 × 10⁻⁻27 किलोग्राम हो, जिसे एक इकाई द्रव्यमान अर्थात 1 U, ठीक है, द्रव्यमान
कहा जाता है या माना जाता है तथा जिस पर कोई आवेश नहीं होता है न्यूट्रॉन कहलाता है। अब यहाँ पर इनके अभिलक्षण देख लेते हैं। प्रमुख मूल कणों के अभिलक्षणिक गुणधर्म। तो यहाँ पर ये मूल कण हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये इनके प्रतीक हैं। इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित किया जाता है, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से। अब इन पे आवेश कितना कितना होता है, कितने कितने कूलाम का आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है 1.6 × 10⁻⁻19 का कूलाम का आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है। इनका जो द्रव्यमान है कितना होता है, द्रव्यमान का जो है किलोग्राम यहाँ पर जो है वो मात्रक होता है, तो किलोग्राम में यहाँ पर देखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 होता है। प्रोटॉन का 1.672 × 10⁻27 होता है और यहाँ पर न्यूट्रॉन का 1.675 × 10⁻27 kg यहाँ पर द्रव्यमान होता है। अब यहाँ पर द्रव्यमान में देखेंगे, ठीक है, जो यहाँ पर है वो देखेंगे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 0.000548 जो है द्रव्यमान में होता है। इसके बाद यहाँ पर 1.007 और 1.008 है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इनके खोजकर्ता तो बता ही चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन के जे थॉम्सन हैं, प्रोटॉन के रदरफोर्ड हैं और न्यूट्रॉन के चैडविक हैं। इसके आगे देखते हैं तो आगे यहाँ पर बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों को 3 मूल कण कहा जाता है जो परमाणु की संरचना करते हैं। सेकंड है, इन मूल कणों की कोई विशेष पहचान नहीं होती है। परमाणु को ही पदार्थ का सूक्ष्मतम कण माना जाता है। अर्थात पूछा जाए कि परमाणु का सबसे सूक्ष्मतम या सबसे छोटा कण कौन होता है, तो वो यहाँ पर क्या होता है, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है, परमाणु होता है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं जो अन्य परमाणुओं के साथ रासायनिक संयोजन में भाग लेता है। इसके साथ ही इसका तीसरा पॉइंट है, परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियन भी कहलाता है। चौथा यहाँ पर पॉइंट है, परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उसका द्रव्यमान निर्धारित करते हैं। अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे संयोजकता, ठीक है, बैलेंस। तो किसी परमाणु के वाहतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। किसी परमाणु का वाहतम कोश अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। संयोजकता के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अष्टक नियम के आधार पर। तो इसका पहला पॉइंट है, यदि किसी परमाणु के वाहतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह स्थायी होता है। यदि पहला कोश ही बाह्य कोश होता है तो वह 2 इलेक्ट्रॉन के होने पर स्थायी होता है। सेकंड है, परमाणु अपने वाहतम कोश को पूर्ण करने के लिए ही रासायनिक क्रिया करते हैं। तीसरा है, परमाणु अपनी स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान व इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। वह उसकी संयोजकता या संयोजन क्षमता कहलाती है। यदि किसी परमाणु के वाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूर्ण हो जाती है, अतः तत्व के वाह कोश में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हों तो उसे ऐसे तत्व की संयोजकता 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात वाहतम कोश के इलेक्ट्रॉन घटाकर ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण जैसे कि ऑक्सीजन की संयोजकता 8 होती है वाहतम कोश के इलेक्ट्रॉन की, तो वहाँ पर 8 - 6 करके यहाँ पर 2 यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। अतः ऑक्सीजन की संयोजकता यहाँ पर 2 निकल के आएगी। अब यहाँ पर देखेंगे संयोजकता तथा संयोजी इलेक्ट्रॉनों में संबंध। तो यहाँ पर देखेंगे तत्वों के परमाणु सामान्यतः निम्नलिखित 2 विधियों द्वारा रासायनिक संयोजनों में भाग लेते हैं। नंबर 1, 2, 3 या 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों के परमाणु सामान्यतः संयोजन
कारी परमाणु को इलेक्ट्रॉन देते हैं, अर्थात अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं तथा 1 2 3 4 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। सेकंड है 5 6 या 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन के परमाणु सामान्यतः अन्य तत्वों के परमाणुओं से क्रमशः 3 2 1 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन क्षमता होती है जिसे संयोजकता कहते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग है संयोजी इलेक्ट्रॉनों तथा तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों में संबंध। तो यहाँ पर देखेंगे समान संयोजी इलेक्ट्रॉनों अथवा सामान्य संयोजकता के तत्वों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। उदाहरण है जैसे कि लिथियम है, इसका 3 होगा, Na सोडियम का 11 और केल्विन यहाँ पर 19 में से सभी में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, अतः ये सभी अपने यौगिक में एक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। सेकंड है 1 2 3 संयोजी इलेक्ट्रॉनों वाले तत्वों में इन इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति होती है। ये सामान्यतः धातु होते हैं। नंबर 3 है 5 6 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के अन्य परमाणुओं से क्रमशः 3 2 तथा 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। ये सामान्यतः अधातु कहलाते हैं। चौथा है अपने वाहतम कोषों अथवा संयोजी कोषों में 2 या 8 संयोजी इलेक्ट्रॉनों वाले तत्वों की संयोजकता शून्य होती है। उदाहरण यहाँ पर है HeNeAr, ठीक है, संयोजकता जो है 0 होती है इनकी। इसके बाद यहाँ पर है 5 नंबर जो है वो यहाँ पर है 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों वाले तत्वों में धातु व अधातु दोनों के गुणधर्म होते हैं। ये उपधातु कहलाते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेशों की संख्या तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे Z से जो है प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर इसका जो सूत्र है वो है परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अथवा आप इसे Z बराबर P बराबर E इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जहाँ पर Z परमाणु संख्या है, P प्रोटॉन की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इसके बाद द्रव्यमान संख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर है एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे प्रतीक जो है इसका A है से व्यक्त करते हैं। यदि किसी परमाणु की संख्या A, प्रोटॉनों की संख्या P तथा न्यूट्रॉनों की संख्या N हो तो यहाँ पर जो इसका सूत्र है वो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या है, अर्थात A बराबर P प्लस N है इसका सूत्र। या फिर द्रव्यमान संख्या बराबर यहाँ पर है परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, या फिर है प्रोटॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु की संख्या। इस प्रकार से आप N बराबर A माइनस Z कर सकते हैं या A बराबर Z प्लस N कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर जिस प्रकार से ज़रूरत होगा क्वेश्चन में। इसके बाद जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कौन सा जो है फार्मूला आपको लगाना है, ये आपको याद कर देने हैं। समस्थानिक, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे समस्थानिक किसी समान तत्व के वे विभिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या में अंतर उनमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या के कारण होता है। उदाहरण हाइड्रोजन लेंगे। हाइड्रोजन 3 समस्थानिक रूपों में पाया जाता है जिनके नाम इस प्रकार हैं, जो कि है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो इस प्रकार से 3 जो है समस्थानिकों में हाइड्रोजन को पाया जाता है। फर्स्ट वाले को इस प्रकार से लिखते हैं 1 के नीचे 1H
उसके बाद 2 के नीचे 1H या फिर इसे D लिख देते हैं। इसे 3 के नीचे 1H या फिर T लिख देते हैं। इन समस्थानिकों को निम्नवत प्रदर्शित किया जाता है, इस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है, आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1p 0n और यहाँ पर ये 0 रहेगा। यहाँ पर ये केंद्र है इसका, 1 प्रोटॉन रहेगा 0 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इस प्रकार से यहाँ पर ये तीनों रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं समस्थानिकों के रूप में पाए जाने वाले तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पर देखेंगे समस्थानिकों के रूप में पाए जाने वाले तत्वों के भिन्नात्मक परमाणु द्रव्यमान होते हैं, तो वास्तव में उनके औसत परमाणु द्रव्यमान होते हैं। उदाहरण, क्लोरीन के 2 समस्थानिक जैसे कि Cl-35 तथा Cl-37 अनुपात 3.1 में उपस्थित होते हैं। क्लोरीन का औसत परमाणु कितना होता है? 35 × 3 × 37 × 3 अपान 3 + 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 3 + 1, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? 105 + 37, 35 तियाँ 105 और 37 इक्के 37/4, 3 और 1 4। अब यहाँ पर 142 इन दोनों को जोड़ेंगे, अपान 4 इन्हें भाग कर देंगे तो 35.5 आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे समस्थानिकों के गुणधर्म। समस्थानिकों के कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म निम्नलिखित हैं, जैसे कि समस्थानिक एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं। दूसरा है समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तीसरा है समस्थानिकों में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। चौथा है समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान होते हैं। नेक्स्ट है समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं क्योंकि वे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अथवा परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है समस्थानिकों के भौतिक गुणधर्म सामान्यतः असमान होते हैं क्योंकि परमाणुओं की संख्या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट है कुछ तत्वों के समस्थानिकों की रेडियो एक्टिव प्रकृति होती है, ये रेडियो समस्थानिक कहलाते हैं। समभारी विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, समभारी कहलाते हैं। ये कैल्शियम और आर्गन, ठीक है, इसके उदाहरण हैं। देखिए समभारी के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। समभारी तत्वों के महत्वपूर्ण गुणधर्म निम्नलिखित हैं। समभारी विभिन्न तत्वों के संबंधित होते हैं। इनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं, इनकी परमाणु संख्याएं भिन्न होती हैं। इनमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। इनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानिक व समभारिकों की तुलना, तो यहाँ पर ये तुलना की गई है समस्थानिकों और समभारिकों की। तो यहाँ पर समस्थानिक हैं, यहाँ पर समभारिक हैं, इनके देखते हैं क्या क्या इनमें डिफरेंस है। तो यहाँ पर है कि क्या क्या इनमें तुलना है, तुलना में क्या क्या इनका जो है वो डिफरेंस निकलता है, क्या समानताएं निकलती हैं। तो यहाँ पर ये नंबर डालेंगे तो यहाँ पर 5 जो हैं वो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। परमाणु संख्या भिन्न व द्रव्यमान संख्या समान होती है। दूसरा है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। यहाँ पर है नाभिक में प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या भिन्न होती है। तीसरा है नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। यहाँ पर है नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। चौथा है कुछ भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं जबकि रासायनिक गुण समान होते हैं। यहाँ पर है सामान्यतः रासायनिक तथा भौतिक गुणधर्म दोनों भिन्न होते हैं। इसके बाद जो 5वां पॉइंट है वो है इनका आवर्त सारणी में स्थान एक ही होता है।
यहाँ है इनका आवर्त सारणी में स्थान भिन्न होता है। तो इस प्रकार से आपका ये भी चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर कक्षा 9 और कक्षा 10 के सभी सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं और उसके बाद कई सब्जेक्ट जो हैं वो 12th के और 11th के यहाँ पर आपको पढ़ाए जाएंगे। साथ ही 9th 10th 11 और 12th के यहाँ पर सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और जितने भी आपके साइंस, मैथ या फिर हिंदी, इंग्लिश जो भी रहता है कक्षा 9 और 10 के पूरे चैप्टर यहाँ पर आपके कराए जाएंगे। तो उनसे आप पढ़ के आप अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।